गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे। जिसमें है आपका पाठ 1 है आपका पदार्थ की संरचना। कक्षा 7 का ये विज्ञान है आपका पाठ 1 पदार्थ की संरचना, जिसमें हम कल पदार्थ की 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस के बारे में कुछ पढ़े थे, ब्राउनी गति पढ़े थे और विसरण पढ़े थे। अब है आपका आगे गैसों की अवस्था में परिवर्तन। अब हमें पढ़ना है आगे पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। हमें पढ़ना है आगे पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। देखिए क्या है, ठोस द्रव अथवा गैस की अवस्था ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। जो ठोस द्रव और गैस होते हैं उनकी अवस्था किस पर निर्भर करती है? उनके ताप और दाब पर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पदार्थ की अवस्था हम कैसे बदल सकते हैं। तो यदि हम पदार्थ का ताप या दाब बदल दें तो पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। तो पदार्थ के ताप और दाब में परिवर्तन करके हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। ताप एवं दाब में परिवर्तन करने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अब है ठोस का द्रव बनना। यदि कोई ठोस है तो द्रव कैसे बनेगा? ठोस का द्रव बनना। ठोस का द्रव बनना। देखिए, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वह पिघलकर द्रव बन जाता है। देखिए, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, जैसे बर्फ है, बर्फ को आप बाहर निकाल दीजिए, ताप बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाता है? पिघलने लगता है। जब तक वो फ्रिज में है तो उसका ताप कम है, ठंडा है, तब तक वो जमा हुआ है, ठोस है। जैसे ही हम उसे बाहर निकालते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो उसके यदि ताप में हमने क्या किया? परिवर्तन कर दिया। तो जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वह पिघल कर द्रव बन जाता है। ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वे बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ठोस के अणु क्या होते हैं? बहुत ही पास होते हैं और गति नहीं करते हैं। उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो गति नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्हें गर्म किया जाता है तो उनके अणुओं को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। उनके अणुओं को ऊर्जा मिलता है और वह बहुत अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। जैसे हमें और आपको, जब हम और आप भोजन कर लेते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। तो जो काम करना रहता है हमें, उसे हम तेजी से करने लगते हैं और अच्छे तरीके से करने लगते हैं। तो उसी तरह जब ठोस के अणुओं को गर्म किया जाता है और उन्हें ऊर्जा मिलती है तो वो भी क्या करते हैं? बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। जब प्राप्त ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है तो अंतर आणविक बल टूट जाता है। जब ऊर्जा अधिक हो जाती है तो उनके अणुओं के अंदर जो बल है, उनके अणुओं के अंदर जो क्या है? आपसी बल है, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जो ठोस पदार्थ है वो किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। फिर से देखिए कि ठोस का द्रव बनना। ठोस द्रव कैसे बनता है? जब ठोस को हम गर्म करते हैं तो उनके अणुओं को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और वह गति करने लगते हैं। और जब वो गति करते हैं तो उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? अंतर आणविक जो बल है क्या है? वो टूट जाता है। और बल टूटने के कारण वो क्या होते हैं? द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अब है द्रव का गैस बनना। आगे है आपका द्रव का गैस बनना। द्रव का गैस बनना। द्रव का गैस बनना। देखिए, द्रव को और अधिक गर्म करने पर द्रव के अणु बहुत अधिक गति से गमन करने लगते हैं। द्रव को और अधिक गर्म करने पर द्रव के अणु अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। द्रव के जो अणु होते हैं उनको जब और गर्म किया जाता है तो उनकी गति क्या होती है? और बढ़ जाती है। द्रव के अणु तो गति करते ही रहते हैं,
करते रहते हैं। जब उन्हें गर्म किया जाता है तो उनकी गति और बढ़ जाती है। जब द्रव के अणुओं को गर्म किया जाता है, जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उनके अणुओं को ऊर्जा मिलती है और उनकी गति और तेजी से बढ़ जाती है। इस तरह से उनके अणुओं की दूरी बढ़ जाती है और वह गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब है गैस का द्रव बनना। अब गैस जो है द्रव में कैसे बनेगा? गैस का द्रव बनना, गैस का द्रव बनना, गैस का द्रव बनना। जब गैस को ठंडा करते हैं, जब गैस को ठंडा करते हैं तो उनके अणुओं में ऊर्जा की कमी आ जाती है। जब अणु गर्म रहते हैं, जैसे द्रव है उसको गर्म किया जाता है तो उसके अणु क्या होते हैं? गति करने लगते हैं तेजी से और वह किसमें बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। और उसी गैस को जब ठंडा किया जाता है तो उनके अणुओं की ऊर्जा जो मिली थी उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो जो उनके अणुओं के बीच ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे उनकी गति भी क्या हो जाती है? जब ऊर्जा कम हो जाती है तो उनकी गति भी कम हो जाती है। इसके कारण गैस के अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। ऊर्जा की जब कमी होती है तो उनके जो अणु हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं। इनका अंतराण्विक बल बढ़ जाता है तथा गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जब गैस के अणुओं को ठंडा किया जाता है तब उनको जो ऊर्जा मिली होती है उसकी कमी आ जाती है और ऊर्जा की जब कमी आती है तो उनकी गति भी कम हो जाती है और गति कम होने के कारण वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उनके बीच जो अंतराण्विक बल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे वो जो वाष्प था, जो गैस था, वो किस में बदल जाता है? आपका द्रव में बदल जाता है। अब है द्रव का ठोस बनना। द्रव का ठोस बनना, द्रव का ठोस बनना। आगे है आपको द्रव का ठोस बनना, ये पढ़ना है आपको। देखिए, द्रव को ठंडा करने पर अणुओं में ऊर्जा की कमी आ जाती है। इसके कारण द्रव के अणु एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, जिससे उनके बीच अंतराण्विक बल बहुत अधिक बढ़ जाता है और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जिस तरह से जब गैस को ठंडा किया गया तो उनके अणुओं को ऊर्जा नहीं मिली और वो क्या हुए? एक दूसरे के पास आकर क्या बन गए? द्रव बन गए, द्रव में परिवर्तित हो गए। उसी तरह जब द्रव के अणुओं को और ठंडा किया जाता है तो उनको भी ऊर्जा नहीं मिलती और ऊर्जा न मिलने के कारण वो भी गति नहीं करते और जब वो गति नहीं करते तो उनके बीच जो अंतराण्विक बल है, जो उनके अणुओं के बीच लगने वाला बल है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तब वो क्या हो जाते हैं? ठोस में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तब वो क्या हो जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। अब है देखिए तत्व यौगिक तथा मिश्रण। अब तत्व यौगिक और मिश्रण किसे कहते हैं? तत्व यौगिक और मिश्रण। और है आपका मिश्रण। तत्व यौगिक और मिश्रण, ये 3 पढ़ना है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ के अणुओं से मिलकर बने होने का सिद्धांत दिया था। जो जॉन डाल्टन थे, पदार्थ को कहा कि अणुओं से मिलकर बने हैं। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बने हैं? अणुओं से मिलकर बने हैं। उन्होंने इसकी मान्यता दी। डाल्टन के अनुसार इन अणुओं को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जॉन डाल्टन ने बताया कि जो पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हैं? अणुओं से मिलकर बने हैं और जिन अणुओं से मिलकर वो बने हैं उन्हें और विभाजित और छोटा नहीं किया जा सकता।
अति सूक्ष्म अणु तथा इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। ये जो अणु हैं अति सूक्ष्म होते हैं, केवल इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब इन्हीं पदार्थों को किसमें किसमें बांट दिया गया है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांट दिया गया है। अब पढ़ना पहले है आपको क्या? तत्व। तत्व पढ़ना है, ये आपको पहले पढ़ना है तत्व। कुछ द्रव्य मतलब पदार्थ केवल एक ही प्रकार के अणुओं तथा परमाणुओं से बने होते हैं। ऐसे द्रव्य को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं या फिर परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। तत्व किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे द्रव्य, ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अतः तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। अब यह शुद्ध पदार्थ है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का अणु या फिर परमाणु उपस्थित है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो यह क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। अभी तक 114 प्रकार के तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। कितने प्रकार के तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? 114। अभी तक 114 प्रकार के तत्व प्राप्त किए जा चुके हैं, जिसमें से 92 प्राकृतिक और शेष वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं। 114 में से 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हैं। उसके बाद जितने बचे 114 पूरे प्राप्त हैं, उसमें से 92 प्राकृतिक हैं, और उसके बाद जितने बचे किसके द्वारा बनाए गए हैं? वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं। तथा शेष वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। एक तत्व के सभी अणु अथवा परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। जो एक तत्व होता है उसके अणु और जो परमाणु होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है। तथा 2 विभिन्न तत्वों के अणु अथवा परमाणु रासायनिक दृष्टि से एक दूसरे से आकृति, द्रव्यमान, आकार आदि में सदैव भिन्न होते हैं। मतलब यदि 2 तत्व हैं आपके पास, तो उनके अणु और परमाणु क्या आकृति, आकार में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक विशेष द्रव्यमान होता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? प्रत्येक तत्व में एक विशेष क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है, और उसी विशेष द्रव्यमान को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि ठोस रूपों में प्राकृतिक पाए जाते हैं। प्रकृति में ये सब पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ये सब तत्व हैं। पारा तथा ब्रोमीन द्रव्य रूप में प्रकृति में विद्यमान है, मतलब कि द्रव। ये पारा और जो ब्रोमीन है वो किस रूप में है? द्रव रूप में है। तथा हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है। ये हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? गैस रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ तत्वों की सबसे छोटी इकाई केवल एक परमाणु होती है। कुछ तत्व ऐसे भी है जिसकी कहा जाए कि कुछ सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है उसकी परमाणु। जैसे सोना, हीलियम और कार्बन। सोना, हीलियम और कार्बन की पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी इकाई क्या है, सोना की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या होगा? परमाणु होगा। परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी सबसे छोटी इकाई एक परमाणु के बदले 2 परमाणु का जोड़ा भी होता है। मतलब कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसमें केवल एक परमाणु नहीं होते, 2 परमाणु होते हैं। ऐसे जोड़े को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जब 2 परमाणु हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? अणु बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे? अणु बना लेंगे। मतलब कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनकी
क्या है, परमाणु है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी है जो दो परमाणुओं से मिलकर बना है। तो जब वो दो परमाणुओं से मिलकर बन जाएगा तो हम उसे दो परमाणु न कह के क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। उसे हम कहेंगे कि इसकी छोटी इकाई क्या है, अणु है। अब आगे देखिए, जैसे ऑक्सीजन का अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना है, इसी प्रकार हाइड्रोजन के अणु दो परमाणुओं का जोड़ा है। हम अणु तथा परमाणु को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, अब अणु और परमाणु की परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। परमाणु वह छोटी से छोटी इकाई है जो हमें अपने आप में स्वतंत्र हो सकती है तथा नहीं भी, परंतु यह क्रियाओं में भाग लेती है। अब अणु तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा भाग है जो आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। देखिए, परमाणु जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। जो परमाणु है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग वह लेता है। वही जो अणु होता है वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वह भाग नहीं लेता है, लेकिन पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र होता है। अणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अब आगे पढ़ना है, ये हो गया तत्व। आगे है आपका यौगिक। आगे पढ़ना है आपको यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं? अब आपको तत्व की परिभाषा ध्यान रखना है कि जब एक ही प्रकार के अणु या परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। हमारे पास कितने तत्व मौजूद हैं अभी तक? 114 तत्व मौजूद हैं, जिसमें से बाद में जो तत्व है वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए गए हैं। उसके बाद जितने तत्व बचे हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है। अब देखिए यौगिक, कुछ पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कुछ पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अभी जो हमने तत्व पढ़ा, यदि वही तत्व दो या दो से अधिक मिल जाएंगे तब क्या बन जाता है, आपका यौगिक बन जाता है। एक यौगिक के विभिन्न तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है तथा ये तत्व रासायनिक संयोग से जुड़े होते हैं, जैसे जल तथा साधारण नमक। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जल एक यौगिक है जो दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के रासायनिक संयोग से मिलकर बना है। जल क्या है, एक यौगिक है। अब जल का सूत्र क्या होता है आपका, H2O। अब इसमें क्या क्या है जल में, हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के दो, H2 है तो हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित हैं इसमें, अब दो है तो ये क्या हो जाएगा आपका परमाणु। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन। जल एक यौगिक है जो दो हाइड्रोजन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु के संयोग से मिलकर बना है। हाइड्रोजन के दो परमाणु है और ऑक्सीजन के एक परमाणु है। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो H2 बनता है। H2 किसका सूत्र है आपका, जल का। जल हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। ये क्या है, यौगिक है। इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो तत्वों के सहयोग से क्या बना, यौगिक बना। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके जल बना रहे हैं। जल में यदि विद्युत प्रवाहित कर दी जाए तो ये परमाणु अलग किए जा सकते हैं। यदि जल में आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये परमाणु हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अतः हमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पृथक पृथक प्राप्त हो सकते हैं, मतलब अलग अलग प्राप्त हो सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार साधारण नमक तथा सोडियम क्लोराइड एक सोडियम परमाणु तथा एक क्लोरीन परमाणु से मिलकर बनता है। साधारण नमक NaCl, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है आपका, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें क्या कह रहा है
साधारण नमक सोडियम क्लोराइड एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु से मिलकर बनता है। तो साधारण नमक में एक सोडियम यानी सोडियम और एक Cl क्लोरीन परमाणु से मिलता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं NaCl नमक बनाते हैं। अब देखिए आगे कि एक यौगिक के विभिन्न गुण होते हैं। एक यौगिक के विभिन्न गुण होते हैं। एक यौगिक में विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। एक यौगिक के में जो तत्व हैं, विभिन्न तत्व हैं, कई तत्व हैं, उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। एक यौगिक के विभिन्न तत्व रासायनिक संयोग से मिले होते हैं। अब ये जो तत्व हैं कैसे मिलते हैं, रासायनिक संयोग से। रासायनिक संयोग करवाया जाता है तब ये मिलते हैं। एक यौगिक के विभिन्न तत्वों को केवल रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। इन्हें हम अलग भी कैसे करेंगे, रासायनिक क्रियाओं द्वारा। ये मिलते भी रासायनिक क्रियाओं द्वारा हैं और अलग भी हम इन्हें रासायनिक क्रियाओं द्वारा ही करेंगे। एक यौगिक के बनते समय ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित अथवा निर्मुक्त होती है। जब कोई यौगिक बनता है उस समय ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग भी होता है और जब वह टूटता है तो मतलब कि उसमें ऊष्मीय ऊर्जा निकलता भी है। उसमें ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित भी होती है और वह निकलती भी, निर्मुक्त भी होती है। एक यौगिक के गुण उनके तत्वों के गुणों पर आधारित नहीं होते हैं। अब जो यौगिक है उसका गुण, उसमें जो तत्व मौजूद है, जिन तत्वों से वो मिलकर बना, उनके गुणों पर वो आधारित नहीं होता है। उसका नया गुण, जो तत्व बनेगा उसका गुण आ जाएगा। ठीक है, जो यौगिक बनेगा उसका गुण आ जाएगा। जो नया यौगिक बना है तत्वों के मिल से, उसका नया गुण आ जाएगा। जो तत्व मिलकर बने हैं उनका गुण उसमें नहीं रहता है। अब तीसरा है आपका पुष्टिकरण। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन तथा एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है। शुद्ध जल चाहे कहीं भी लिया जाएगा उसमें यही दो तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होंगे तथा इसकी अनुपात दो संबंधे एक में मिले होंगे। यदि ऐसा न हो तो वह शुद्ध जल नहीं होगा। देखिए, शुद्ध जल तभी कहेंगे जब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलेंगे। जब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलेंगे तभी शुद्ध जल बनेगा। यदि दो संबंधी एक का अनुपात गड़बड़ हुआ, यदि ये अनुपात गड़बड़ हुआ तो मतलब वो जल शुद्ध नहीं है। शुद्ध जल तभी माना जाएगा जब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु होंगे। यौगिक का निर्माण एक रासायनिक क्रिया है। यौगिक का बनना, जब यौगिक बनता है तो ये कौन सी क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है। इनमें तत्वों को भौतिक रूप से एकत्रित नहीं किया जाता, अपितु इन तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया करके पूर्ण रूप से नया पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यौगिक का निर्माण एक रासायनिक क्रिया है, अतः एक यौगिक के तत्वों को पृथक करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक होती है। देखिए, यौगिक जब दो तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जब दो तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका यौगिक बनता है। और यौगिक बनने में कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया। और जब उन तत्वों को हम अलग करेंगे तब भी कौन सी क्रिया करानी होगी हमें, रासायनिक क्रिया। मतलब यौगिक को बनने में भी रासायनिक क्रिया का प्रयोग होता है और यौगिक द्वारा जब तत्व को हम अलग किया जाता है, तत्व को अलग करते हैं, तब भी उसमें भी रासायनिक क्रिया होती है। जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं से बनता है। जल क्या है, एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और परमाणुओं से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन स्वयं एक ज्वलनशील तथा ऑक्सीजन जलने की क्रिया में मदद करती है। ज्वलनशील गैस है तथा ऑक्सीजन जलने की क्रिया में मदद करती है, परंतु जल आग बुझाता है। देखिए, ऑक्सीजन क्या है, आग को जलने में मदद करती है। ऑक्सीजन जो क्या है, आग को जलने में मदद करती है। और हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस तो है नहीं। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, जब हाइड्रोजन
जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और जल क्या करता है, आग बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। देखिए हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन क्या है, आग को जलने में सहायक है। दोनों का गुण अलग अलग है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जो है आग को जलने में सहायक होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और जल एक अपना नया गुण लाता है। जल क्या करता है, जल आग को बुझाने में सहायक होता है। अब आगे देखिए मिश्रण। अब मिश्रण क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, यदि 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। देखिए जब निश्चित अनुपात में रहते हैं तब क्या बनता है, यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलेंगे तब क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। और यदि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, कम ज़्यादा किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तब वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बनेगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तब वो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तब वो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो मिश्रण किसे कहते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक तत्वों को, यदि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तब क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो मिश्रण प्राप्त होता है। ये तत्व अथवा यौगिक किसी रासायनिक संयोग से नहीं मिले होते हैं, ये केवल भौतिक रूप से मिलते हैं। जैसे नमक और पानी क्या है, 2 तत्व हैं। नमक और पानी 2 तत्व हैं। तो आप क्या करेंगे, यदि नमक और पानी को मिला दें, नमक और पानी को मिला दें तो क्या बन जाएगा, ये मिश्रण बन जाएगा। अब नमक कितना डाले हैं, पानी कितना डाले हैं, ये अनुपात हमारा निश्चित नहीं है। हम किसी भी अनुपात में मिलाएं, नमक 1 चम्मच डालते हैं 1 गिलास में तभी वो मिश्रण बनेगा, और नमक 2 चम्मच डालते हैं तभी वो मिश्रण बनेगा। ठीक है, तो जब हम नमक और पानी को किसी भी अनुपात में मिला रहे हैं तब वो क्या बनेगा, आपका मिश्रण बनेगा। दैनिक जीवन में काम आने वाले अधिकतम पदार्थ शुद्ध तत्व अथवा यौगिक नहीं अपितु मिश्रण होते हैं। हम दैनिक जीवन में, अपने रोज के जीवन में बहुत सारे पदार्थ का जो उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, शुद्ध तत्व नहीं होते, वो क्या होते हैं, आपके मिश्रण होते हैं। वो किसी भी अनुपात में मिले हुए होते हैं, वो मिश्रण होते हैं। मिश्रण में अग्रलिखित विशेषताएं होती हैं, मतलब आगे जो विशेषताएं लिखी गई हैं वो विशेषताएं मिश्रण में पाई जाती हैं। जैसे कौन सी विशेषता है, मिश्रण के अवयव किसी भी अनुपात में मिले नहीं होते अपितु किसी भी अनुपात, एक निश्चित अनुपात में मिले नहीं होते। मिश्रण के अवयव एक निश्चित अनुपात में मिले नहीं होते अपितु किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण के अणु एक निश्चित अनुपात में मिले नहीं होते बल्कि किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण के अवयव किसी रासायनिक संयोग का परिणाम नहीं होते, मतलब ये मिश्रण किसी रासायनिक क्रिया द्वारा नहीं बनता है, इन्हें हम भौतिक रूप से ही मिला देते हैं। किसी भी विभिन्न अवयव को साधारण विधियों जैसे आसवन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन आदि जैसी सरल विधि से पृथक किया जाता है। अब मिश्रण अपने अवयवों के गुण को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे अभी नमक और पानी को आप मिलाए हैं, इसको आप पिएंगे तो आपको नमक और पानी दोनों का स्वाद आएगा। ऐसा नहीं है कि तीसरा कोई स्वाद बन जाएगा, उसमें आप नमक और पानी दोनों का स्वाद लेंगे। ये अपने अवयव के गुणों को दर्शाते हैं। मिश्रण के बनने में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। यदि हम नमक और पानी मिला रहे हैं तो उसमें हमें ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है, बहुत ऊर्जा का प्रयोग उसमें हम नहीं करेंगे, वहाँ पे ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। मिश्रण के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे जो गलनांक और क्वथनांक होता है
कब गले, किस ताप पर गलेगा, किस ताप पर जमेगा, ये निश्चित नहीं होता है। अब आगे है मिश्रण के प्रकार। अब ये मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के हैं आपके? दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण के पूरे भाग में तत्वों या यौगिकों का समान मिश्रण हो, जिस मिश्रण में उनके अवयव पदार्थों को अलग अलग न देखा जा सके, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें मिले तत्वों को हम अलग अलग नहीं देख सकते, ऐसा मिश्रण जिसमें मिले तत्वों को हम अलग अलग नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। जब क्या नमक और पानी या चीनी और पानी मिल जाते हैं तो हम उसमें अलग अलग देख सकते हैं कि नहीं ये पानी दिख रहा है और ये नमक दिख रहा है, घुलने के बाद हम देखते हैं अलग अलग नहीं। तो इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें हम उसमें उपस्थित तत्वों और यौगिकों को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे बालू और पानी का मिश्रण, मिट्टी का तेल और पानी का मिश्रण। ये सब, जैसे तेल में जब हम पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि तेल ऊपर ही रह जाता है, तो हम तेल और पानी को अलग अलग देख सकते हैं। आप बालू और पानी को मिलाइए तो हम देखते हैं कि जो बालू और पानी का मिश्रण होता है वो अलग अलग हमें दिखाई देता है। ये हो गया आपका समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब आगे हमें पढ़ना है मिश्रण और यौगिक में अंतर। आगे हमें पढ़ना है मिश्रण और यौगिक में अंतर, जिसे हम कल पढ़ेंगे। कल इसे हम पढ़ेंगे तो कल ये आपका पाठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग नोट्स बनाएंगे, हम लिखवाएंगे और सभी लोगों को नोट्स बनाना है। सभी लोगों के पास नोट्स तैयार रहना चाहिए। अपने से कुछ नहीं करना है, जो करने लायक रहेगा काम बस वही हम देंगे आपको, बाकी हम करवाएंगे आपको। आपको फेयर मतलब नोट्स आपको तैयार करना है और याद करते जाना है। जब भी आप आएंगे विद्यालय, जब भी आते हैं तो आपसे नोट्स चेक किया जाएगा, आपका नोट्स, और पूछा भी जाएगा। तो आप तैयार रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। बाय बच्चों।